किसानों का कल्याण, देश का उत्थान। जी हां, इसी लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से कृषि और किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने में लगी है। सरकारों की नीति और नीयत अच्छी हो तो परिणाम भी सुखद होते हैं। कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव अब सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, वो देश के ग्रामीण भारत में दिखाई देते हैं। आंकड़ों की सच्चाई यह है कि पिछले 10 वर्षों में प्रमुख खाद्यान्नों का MSP 40 से 60% तक बढ़ चुका है। देश भर में खाद्यान्न का उत्पादन 35% तक बढ़ा है। किसानों और कृषि के लिए बजट 5 गुना तक बढ़ा है। मोदी सरकार ने किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को न सिर्फ लागू किया, बल्कि जमीनी स्तर पर उसको उतारा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ता और सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान और व्यापारियों के बीच बिचौलियों को समाप्त किया। किसान को उसकी फसल का उचित दाम MSP के जरिए न सिर्फ उसको दिया जा रहा है, बल्कि देश भर MSP को कई बार बढ़ाया गया है। 10 वर्षों में 875 रुपए बढ़ा गेहूं का MSP और 823 रुपए धान। मोदी सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न उत्पादन में 35% वृद्धि। उत्पादकता बढ़ी है व कई योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय में भी तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-14 में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति पर सर्वे कराया था। तब प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी। इसके आधार पर केंद्र ने कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया, किसानों को नवीनतम तकनीक दी, जिसका असर हुआ कि 2018-19 में किसानों की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। हमारे लिए किसान का कल्याण ही प्राथमिकता है। कांग्रेस की तुलना में खेती का बजट भाजपा ने 5 गुना बढ़ाया है। 5 गुना। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, हमने MSP भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना अधिक की। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2013-14 के 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुना बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। खेती की लागत को नियंत्रित कर किसानों की आय बढ़ाने के उपाय तलाशने के लिए 2016 में बनाई गई अंतर मंत्रालयी समिति ने 2 वर्ष बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट में कृषि नीतियों, सुधारों एवं कार्यक्रमों पर जोर दिया था। पिछले 10 वर्षों में मंत्रालय का धनराशि उपयोग 70% से अधिक रहा है। मंत्रालय 2016-17 में आवंटित धन का 100% उपयोग करने में सक्षम था। PM किसान के कारण 2019-20 में मंत्रालय के आवंटन में 141% की वृद्धि हुई। 2023-24 में मंत्रालय का 48% आवंटन PM किसान के लिए है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण PM किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। समग्र देश में जो नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जो किसान सम्मान निधि शुरू किया है, तब से आज तक सब हम जो हफ्ता आता है वो अपने अकाउंट में जमा होता है और इससे हम किसानों को फायदा होता है कि जो कभी खाद या कभी बियारण लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब ये हमें ज़रूरत से काम आता है। सरकार ने कृषि मार्केटिंग में सुधार और किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ फसलों की खरीद शामिल है। किसी मौसम के लिए MSP निर्धारित करने के लिए उत्पादन की लागत, मूल्य रुझान और उत्पादन लागत पर 50% मार्जिन सुनिश्चित करने जैसे कारकों का उपयोग किया जाता है। 2023-24 के लिए गेहूं की MSP 2,275 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। गेहूं की साल भर की खेती की लागत 1,065 रुपए है। 2022-23 के लिए धान की MSP 2,183 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है और उसकी खेती की लागत 1,360 रुपए है।
किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एमएसपी में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई है, जिससे हम अपनी फसल को बहुत अच्छी तरह से मार्केट में दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लास्ट 10 ईयर से अभी 2-3 गुना एमएसपी बढ़ गई है, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी हो रही है। अब पहले के ज़माने में व्यापारी हमसे जो दान लेता था वो मन भाव, उनके मन के हिसाब से भाव रखता था और हमारी आर्थिक परिस्थिति में वो सद्दर नहीं होने देता था। अब एमएसपी आ गई है तो हम आर्थिक स्तर से सद्दर हो रहे हैं और अच्छा रहनी करनी से रह रहे हैं। 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पात्र लाभार्थी कम से कम 3,000 रुपए की मासिक पेंशन के हकदार हैं। नवंबर 2019 तक 18.8 लाख किसानों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है। 2023-24 में इस योजना को 2022-23 में 50 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2014-15 और 2021-22 के बीच देश में कुल गेहूं का उत्पादन लगातार 3% CAGR की दर से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2016 में शुरू किया गया था। इससे किसानों को बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक के ऐसे प्राकृतिक जोखिमों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल बीमा प्रदान किया जा रहा है। 2023-24 में इस योजना में किसानों के लिए 13,625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 में किए गए वास्तविक व्यय से 0.5% अधिक है। 2022-23 में योजना के लिए 15,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। सर्दी की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, फसलें मारी जाती थी बर्फ की वजह से, और उसके ऊपर मुआवजा किसी दूसरी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार ने जल्दी से जल्दी एक्शन लेकर किसानों को ये फायदा दिया गया है। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है, जिसमें अन्य फसलों की तुलना में कम पानी और इनपुट्स की जरूरत होती है। 2021-22 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 107 मिलियन टन था, जबकि गेहूं का 118 मिलियन टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। भारत ने मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के लिए FAO को $5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। मोटे अनाज की घरेलू खपत और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों और स्टार्टअप्स को सहयोग दिया जा रहा है। मार्च 2021 में खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी। रेडी टू ईट फूड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी प्रोत्साहन सहित इसका परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है। इन खाद्य पदार्थों में मोटा अनाज आधारित उत्पाद, समुद्री उत्पाद और प्रोसेस्ड फल और सब्जियां शामिल हैं। भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है।
श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। लाभदायक खेती के लिए पर्याप्त समय पर और कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता और पहुंच आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को उपलब्ध संस्थागत ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है और ऋण को मुख्य रूप से खेती में राजस्व व्यय या आवर्ती घरेलू व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में किसानों द्वारा प्राप्त किए गए कुल संस्थागत ऋण में CAGR 7.8% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में मंत्रालय ने किसानों को 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा था। यह अपने लक्ष्य से 13% अधिक है। चूंकि ऋण तक पहुंच बढ़ी है, 2012-13 से अल्पावधि ऋण का अनुपात कम हो रहा है। हालांकि यह 2020-21 में 57% से बढ़कर 2021-22 में 60% हो गया। अल्पकालिक ऋण का एक उच्च हिस्सा दर्शाता है कि किसान लंबी अवधि के निवेश के वित्त पोषण के बजाय अपनी आवर्ती व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार ले रहे हैं। फसल ऋण का उपयोग कटाई पूर्व गतिविधियों जैसे निराई, छटाई, कटाई और परिवहन के लिए किया जाता है। कृषि मशीनरी और उपकरण या सिंचाई में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के ऋण लिए जाते हैं। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। अनावृष्टि हो, ओलावृष्टि हो और हमारी फसल नष्ट हो गई हो तो जो फसल बीमा योजना से हमें रकम मिलती है उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रही है और ये अच्छी बात है कि हर कोई अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। बैंक का जो बैंक का ऋण जो किसानों को मिलता है वो भी बैंक वाले हमको बुला के और अपने लिए जो क्रॉप लोन है और कोई भी और ऋण चाहिए तो वो अपने को देते हैं किसानों को। और उसमें जो परसेंटेज है वो भी बहुत कम है। जो पहले ज़्यादा परसेंटेज थे, अभी ये हम लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उर्वरकों को यूरिया सब्सिडी और P और K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है। उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि किसान उन्हें सब्सिडी दरों पर सीधे खरीद सकें। 2023-24 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,75,103 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 के संशोधित अनुमानों से 22% कम था। हालांकि 2023-24 के लिए सब्सिडी 2022-23 के बजट अनुमान से 66% अधिक है। 2022-23 में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,05,222 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो संशोधित स्तर पर बढ़कर 2,25,222 करोड़ रुपए हो गया। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने रबी मौसम 2022-23 के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरकों की सब्सिडी दरों में वृद्धि की। वृद्धि मुख्य रूप से स्वदेशी यूरिया के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी के कारण थी, जो उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप थी। देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा।
मृदा परीक्षण व्यवस्था पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के एक अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सुझावों के आधार पर उर्वरकों के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करने से फसल की उपज में 8 से 10% की बचत और कुल मिलाकर 5 से 6% की वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। कार्ड किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए उपयुक्त पोषक तत्वों की खुराक पर सुझाव प्रदान करते हैं। किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। सिंचाई के तहत क्षेत्र के कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। मंत्रालय ने सूक्ष्म सिंचाई और दूसरे पहल के जरिए जल दक्षता को बढ़ाने के लिए 2021-22 तक प्रति बूंद अधिक फसल घटक को लागू किया। 2022-23 के लिए योजना का घटक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जारी है, जो कि किसान कल्याण की एक अम्ब्रेला योजना है। 2013 से 2021 के बीच 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। गन्ने और धान जैसी जल गहन फसलों को पंप सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई लागत को कम करने के लिए देश के कई हिस्सों में बिजली सब्सिडी दी जाती है। कुछ राज्यों में कृषि के लिए बिजली की आपूर्ति खपत सीमा के बिना पूरी तरह से मुफ्त है। किसानों को उनकी उपज हेतु लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 2015 में शुरू की गई थी। ई-नैम की परिकल्पना कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल के रूप में की गई है। 30 नवंबर 2022 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1260 मंडियों को पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। सफाई, छंटाई और पैकेजिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार प्रत्येक मंडी को 75 लाख रुपए तक की सहायता देती है। आज ई-नैम पोर्टल ने कृषि व्यापार को पारदर्शी बना दिया है और किसानों के समय की बचत की है। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस योजना को जुलाई 2020 में मंजूरी दी गई थी और यह पैदावार बाद का प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती है। फंड का आकार 1 लाख करोड़ रुपए है और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% तक का वार्षिक ब्याज अनुदान प्राप्त होगा। इस योजना को 2023-24 में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमान से 233% अधिक है। 2022-23 में भी इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जनवरी 2023 तक फंड में 59,144 पंजीकृत लाभार्थी हैं। 16,000 परियोजनाओं को अगस्त 2020 से अब तक 10,082 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। साथियों, बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओस उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओस के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को
छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। तो ये मोदी सरकार की वो तमाम प्रयास हैं जिसमें कृषि और किसान को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने अपना खजाना देश के अन्नदाताओं के लिए खोल दिया। पीएम मोदी जानते हैं कि देश को विकसित बनाने का संकल्प तभी पूरा होगा जब देश का ग्रामीण भारत विकसित होगा।